फिल्म की शुरुआत होती है एक बॉयज हॉस्टल को दिखाते हुए। अभी आप इसका पूरा माहौल समझो। हॉस्टल के बिल्कुल पास में कब्रिस्तान है। जैसे कि मान लो कि ये उनका हॉस्टल है। यहाँ से ये लोग निकले तो दोनों तरफ जंगल, साइड में कब्रिस्तान है और बीच में रोड जा रही है। तो उसी रोड से होते हुए इनको कैंपस जाना है। अब दिन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी रात की, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि ये कब्रिस्तान हॉन्टेड है। रात के समय में यहाँ पर कोई आत्मा भटकती है, इसलिए रात में कोई भी हॉस्टल से बाहर नहीं जाता। और अगर आप बाहर भी हो तो आपको अंधेरा होने से पहले हॉस्टल पहुंचना है। और ये यहाँ का एक तरह का रूल भी था और हर कोई इसे मानता था। तो ये है यहाँ का पूरा सीन। और अब कहानी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का एक नया लड़का यहाँ पर रहने आता है। उसका नाम था मोहम्मद रफी। रफी अपना रूम देखने जाता है तो वहाँ पर पहले से दो लड़के रह रहे थे। लंबे वाले का नाम था अज्जू और छोटे वाले का नाम था अभी। अब ये दोनों जो लड़के थे ये सोच रहे थे कि यार इसके साथ कैसे रहेंगे, पता नहीं हमारे टाइप का है भी कि नहीं। अब रफी ने बैग से ढेर सारी किताब निकाली तो ये बोले कि यार ये तो पढ़ाकू लगता है। फिर वो बहुत सारी दवाई निकाला तो ये बोले कि यार ये तो बीमार है। फिर ये उनसे पानी मांगा तो अज्जू उसको बोतल पकड़ाते कि ले भाई। इनको लगा कि वो दवाई खाएगा, लेकिन अब वो निकालता है असली सामान। बैग से बोतल निकाला, पैक बनाया और मार लिया। ये देखे कि यार ये तो अपनी टाइप का है। फिर उनसे पूछा कि भाई पीते हो, तो ये दोनों भी बोले कि हाँ भाई पीते हैं, दबा के पीते हैं। तुरंत अपनी अपनी गिलास उठाकर आगे कर दिए। फिर अभी बोला कि यार गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ। तो पता चला कि पंखा तो खराब है और हालत देखो पंखे की, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से यूज ही नहीं हुआ है। रवि बोलता है कि भाई टेरेस पर चलें क्या, लेकिन ये दोनों बोलते हैं कि अरे इसके लिए पहले सीनियर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कहता है चलो कोई नहीं। फिर तीनों अपना यहीं पर चेयर्स करते हैं और कहते हैं भाई खूब जमेगी हमारी। रफी तो कहता है ब्रो वी गोना रॉक, हीरो होंगे हम इस कॉलेज के। इस पर वो दोनों कहते हैं लेकिन भैया उन लोगों से बच कर रहना। ये बोला कि किन लोगों से। फिर ये बताया कि सीनियर्स लोगों का ग्रुप क्या गैंग बना रखा था उन्होंने, नॉक्शियस गैंग, मतलब खतरनाक। और उनका लीडर था एक कैप वाला टोनी। बाकी हॉस्टल का माहौल ठीक ठाक था, कॉलेज में भी सब सही था। तीनों की अब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों अपना बढ़िया से कॉलेज जाते थे, उसके बाद खूब सारी मस्ती करते थे और अंधेरा होने से पहले ही वापस हॉस्टल पहुंच जाते थे। कॉलेज में अब तीनों की गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। सब सही चला था, बस ये लोग पढ़ते वढ़ते नहीं थे, खाली बीसी करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये लोग बाहर दुकान पर बैठे टाइम पास कर रहे थे। पता ही नहीं चला कि अंधेरा होने वाला है। वो तो ये लोग 6:20 का अलार्म लगा रखे थे। अलार्म बजते ही सारे अलर्ट हो गए कि भैया निकलो अब। लेकिन दुकान वाला उनको रोकने लगा कि भैया पहले हिसाब करके जाओ, पहले कभी तुम्हारा रह रहा है। तो ये लोग बोले कि भैया बाद में कर देंगे, अभी हमें जाने दो। जिस पर दुकान वाला उनकी मौज लेने लगता है कि अरे कैसे लड़के हो यार तुम लोग, इतने बड़े होकर हट्टे कट्टे होकर भी इतना डरते हो। और वो तुम्हारे नॉक्शियस गैंग वाले वैसे तो इतना हीरो बनते हैं और सबसे पहले वही भागे हैं। तो ये लोग बोले कि अरे भैया तुमने वो जगह देखी है, कितनी डरावनी है, रात में वहाँ पर आत्माएं भटकती हैं। सब कहते हैं नहीं भैया हमें आप टाइम से हॉस्टल पहुँचने दो, आपका हिसाब हम कर देंगे, बस अभी जाने दो। ऐसा कहकर वो लोग जल्दी जल्दी भागे। लेकिन जब तक वो कब्रिस्तान तक पहुंचे थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो ये डर गए कि भूत उतना पकड़ ले और फुल स्पीड से भागे। हॉस्टल पहुंचे तब जाकर चैन की सांस लिए। तभी केयर टेकर इनको देखा तो डांटने लगा कि तुम लोग टाइम से हॉस्टल नहीं पहुंच सकते, समझ नहीं आता। फिर इसके बाद टोनी इनको देखा तो रोक लिया और बोला कि सारे जूनियर्स रात को 8 बजे यहाँ पर। तो लोग बोल देंगे ठीक है सर, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वो लोग रैगिंग लेने के लिए बुलाए थे। जैसे ही 8 बजे लोग पहुंचे तो सीनियर्स ने इनकी रैगिंग लेना शुरू कर दिया। बस वो तीनों रह गए क्योंकि वो लेट निकले थे और गेट पर ही देख लिए कि अबे तेरी ये तो रैगिंग लेना भाई, वापस चलो वापस चलो। तभी पीछे से केयर टेकर आ गया कि क्या हुआ, रैगिंग से डर के छुप रहे हो। तो ये लोग बोले कि अरे वो छोड़िए आप, ये बताओ कि ये रूम बंद क्यों है, इसमें क्या है। तो केयर टेकर ने बताया कि ये एक्स प्रिंसिपल का रूम है, यहाँ पर कुछ बुक्स रखी है। और फिर धीरे से कहता कि और पता है यहाँ पर महंगी वाली दारू भी रखी है। रफी कहता कि तुम्हें कैसे पता, तुमने देखा है क्या। वो कहता कि नहीं मुझे बस पता है, लेकिन मैं इस रूम को खोल नहीं सकता, इसकी परमिशन नहीं है। और हाँ तुम लोग रैगिंग से नहीं बच सकते, आज नहीं तो कल वो तुम्हें पकड़ ही लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन कॉलेज में एक टीचर इनको डांट रही थी क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए थे। जिस पर फिर इनकी जीएफ इनको सुनाती है कि अरे तुम लोग असाइनमेंट क्यों नहीं लिखते, हॉस्टल में करते क्या रहते हो। तो ये लोग क्या बोले कि हॉस्टल में ये बस सीनियर से छुपते फिरते हैं कि कहीं वो हमारी रैगिंग ना ले ले। और तभी इतने में टोनी वहाँ पर आ गया और उन तीनों से कहता कि तुम लोग शाम में मिलना मुझे, मतलब आज इनकी बारी है। इसके बाद जब वो क्लास में होते हैं तो ये बातें कर रहे थे कि यार क्या करें, अब रैगिंग से कैसे बचेंगे। इतने में टीचर इनको बात करते हुए देख लिया, ये पढ़ाई करने आते हो बातें करने। तो रफी बोला कि सर हम तो डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो टीचर बोला अच्छा तो फिर सुनाओ, लेकिन उसको आती कहाँ थी, तो वो 3 इडियट्स वाली बीसी कर दिया। टीचर बोला कि बेटा 3 इडियट्स मैंने भी देखी है, चल इधर आ तू, ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखा। तो रफी क्या करता है, बोर्ड पर पहले की रफ हुई इक्वेशन थोड़ी विजुअल हो रही थी
तो वही देखकर वो इक्वेशन लिख दिया। लेकिन टीचर फिर उसको डांटा क्योंकि क्लास थी मैथ की और वो केमिस्ट्री की इक्वेशन लिख दिया। पूरी क्लास के सामने टीचर ने उसको बहुत गंदा धोया और क्लास से बाहर निकाल दिया। फिर उन दोनों से पूछा कि तुम्हें आंसर पता है? वो तो सीधा बोल दिया कि नहीं सर, हमें नहीं आता। बस फिर क्या था, टीचर ने उनको भी बोल दिया कि गेट आउट। अब बाहर दो लड़के पहले से खड़े थे, उन्हें भी क्लास से बाहर निकाल दिया था। वो तो अपना आराम से खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। फिर ये तीनों आए तो ये भी इनको ज्वाइन कर लिए, उनके साथ खड़े होकर सिगरेट पीने लगे। लेकिन तभी इतने में सीनियर्स लोग आ गए। कहते यहाँ क्या कर रहे हो, ये हमारा एरिया है, चलो भागो यहाँ से। अब वो वहाँ से निकल कर दूसरी जगह गए तो सामने वही टीचर दिख गई। तो ये तुरंत मुंह घुमा लिए, यार टीचर देख ली तो फिर असाइनमेंट मांगेगी, अब क्या करें। अभी क्या था कि भाई दुकान पर चलते हैं। बस फिर क्या था, तीनों दुकान पर जाकर बैठ गए और वहीं पर टाइम पास करने लगे। और इसी बीच वो लोग देखे कि उनकी जीएफ कुछ लड़कियों के साथ बहुत गुस्से में वहाँ से निकल रही थी। तो ये लोग पूछे कि क्या बात हुई, जिस पर वो बताए कि कॉलेज के बाहर कुछ टपोरी लड़कों ने इनकी हॉस्टल के लड़कियों को छेड़ दिया और कहते कि चलो उनको सबक सिखाते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं अरे तो तुमको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना सीधा उनसे भिड़ जाएंगे, वो लोग पूरे गुंडे हैं, सीनियर्स भी उनसे डरते हैं। जिस पर उनकी जीएफ उनको सुना देती है, कैसे मर्द हो तुम लोग, डरपोक एक नंबर के। रवि कहता है कि वो बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं, लड़ाई करने थोड़ी ना आए हैं। उनकी जीएफ बोलती कि हाँ पता है तुम लोग कितना पढ़ते हो। तो इनकी बंदियों ने इनकी क्लास लगा दी। और शाम को सीनियर्स ने, पहले वो लोग पूछते हैं कि कल तुम लोग कहाँ थे, तो ये साहब बोलते कि सर वो हम डर गए थे। तो सीनियर्स बोले कि अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो, हम तुम्हें खा थोड़ा जाएंगे, जो भी आता है करके दिखा दो। तो तीनों खुश हो गए कि सही यार ये तो। अजय बोलता कि मैं ऐसे खड़ा हो सकता हूँ। रफी बोला कि मुझे ये वाला डांस आता है। और अभी बोला कि मैं तो डांस के साथ गाना भी गा सकता हूँ। टोनी कहता है ठीक है तुम तीनों को यही करना है। लेकिन कब्रिस्तान में, वो भी आधी रात को 12 बजे। अब ये सुनते तीनों की हालत टाइट कि भैया हमारी तो लग गई। अब ये तीनों अपने बैच के लड़कों के साथ बैठे हुए थे और 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान वो पूछते हैं कि क्या वहाँ रात में सच में कोई आत्मा घूमती है। तो वो लोग बोलते हैं कि सुना तो यही है, वैसे 20 साल से कोई इंसान वहाँ पर दिन में भी नहीं गया है और आज तुम लोग जाओगे वो भी रात में। ये सब बातें सुनकर वो और भी डर गए। रफी बोला कि यार थोड़ी लगा लेते हैं, हिम्मत आएगी। लेकिन दारू किसी के पास नहीं बची थी और अब बस ये था कि करो या मरो। 12 बजे रात को वो तीनों कब्रिस्तान चले गए और डर को कम करने के लिए बातें बना रहे हैं। अज्जू कहता है कि यार वैसे ये जगह इतनी भी डरावनी नहीं है। अभी कहता है कि हाँ यार सही कह रहा तू, और वैसे भी सारे भूत बुरे थोड़े ना होते हैं, अच्छे भूत भी तो होते हैं। रफी कहता है अरे जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं और चलते हैं बस। और टास्क क्या था कि प्रॉपर कब्र के पास जाकर उन्हें अपना डांस करना है और उसकी वीडियो बनानी है। वही लोग कर रहे थे कि तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई थी। वो लोग डर गए और फिर एक कुत्ता उनके सामने आ गया और वो कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं लग रहा था। वो तीनों समझ गए कि ये कोई एंटिटी है। इतने में वो कुत्ता उन पर अटैक करने आया, छलांग मार दिया। इसी दौरान अज्जू एक क्रॉस निकाल कर उसको दे मारा और फिर तीनों वहाँ से भाग खड़े हुए और जैसे तैसे हॉस्टल पहुँच गए। कहते हैं भाई बच गए यार, आज तो पक्का वो कोई भूत या शैतान था। तभी रफी अज्जू को बोला कि अबे ये क्या है तेरे हाथ में, बताओ। अज्जू कब्रिस्तान वाला क्रॉस फेंका नहीं था, हाथ में ले यहाँ तक आ गया। अब रियलाइज होते ही वो उसे फेंक दिया और फिर ये लोग भाग गए, अपने रूम में चले गए। इसके बाद हम देखते हैं कि अज्जू और रफी की तबीयत खराब थी, उन्हें फीवर हो गया था लेकिन अभी बिल्कुल ठीक था। और ऊपर से कह रहा था कि तुम दोनों यहाँ पर आराम करो, मैं जरा इन सीनियर्स की वाट लगा के आता हूँ। बहुत हो गया यार, कल तो मरवा देते हमको। इसके बाद वो जाकर प्रिंसिपल को शिकायत कर दिया। प्रिंसिपल ने 4-5 सीनियर्स को बुलवाया और फिर उनकी क्लास ली कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, रैगिंग के नाम पर तुमने इन लोगों को रात में कब्रिस्तान भेज दिया। अभी तुम पर रैगिंग का केस लग गया तो पता है क्या होगा, सबका करियर दी एंड हो जाएगा। तो फिर लोग सॉरी बोले कि सर गलती हो गई। प्रिंसिपल बोले कि तुम लोग पढ़ाई में अच्छे हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी सबको भी बता देना। इस तरह प्रिंसिपल लास्ट वार्निंग देकर इनको भेज दिया। फिर जूनियर्स भी सेटिस्फाई हो गए कि चलो सही है, अब वो हमें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन तभी इतने में सीनियर्स पूरी गैंग लेकर उनके सामने आ गए और फिर बोले कि ठीक है तुम्हारी रैगिंग हम नहीं लेंगे। तो ये खुश हो गए, चलो यार सही है। तो सीनियर्स बोले कि रुक जाओ, पूरा सुन तो लो। हाँ तुम्हारी अब रैगिंग नहीं होगी, लेकिन बेटा अब तुम पहले जाओगे, बस कॉलेज के बाहर मिलो और वेट करो। जब अज्जू और रफी को ये पता चला तो वो अभी पर गुस्सा करने लगा कि क्या बोला था मैं सब संभाल लूंगा, साले मरवा दिया हमको। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर्स हॉकी, स्टंप पैड्स और चेन वेन लेकर जूनियर्स को मारने जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे ही वो पुराने प्रिंसिपल वाले रूम के सामने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ अजीब होता है। पहले एक ट्यूबलाइट फ्लिकर करने लगती है और फिर अचानक उन सबको खांसी होने लगती है, दम घुटने लगता है, सबकी तबीयत खराब हो जाती है और सब पेट पकड़ के वहाँ से निकलते हैं। बाहर वो तीनों डरे हुए थे कि अभी सीनियर्स उनको मारने आते ही होंगे कि तभी जूनियर्स आकर उनको बताते हैं कि अरे वो लोग अब नहीं आएंगे, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको लूज मोशन लग गए हैं, वोमिटिंग हो रही है।
तो ये लोग खुश हो गए कि चलो बच गए। फिर इसके बाद मैस में जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी सीनियर्स लोग वहां पर आते हैं और वो पहले से ठीक लग रहे थे। तो ये क्या करते हैं, तुरंत उनके सामने जाकर उनसे माफी मांग लेते हैं। कहते हैं कि सर आज से आप जैसा बोलेंगे हम वही करेंगे, आज से आप हमारे राजा हैं, हम माहिष्मती साम्राज्य हैं तो आप हमारे बाहुबली हैं। ऐसे ऐसे बोलकर उनको चने की झाड़ पर चढ़ा दिए और ये चढ़ भी गए, खुश हो गए, कह रहे तुम तो यार अच्छे लड़के हो, ठीक है अब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आज से सब अपना अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे और सब कुछ साथ में एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से सीनियर्स अब इनके दोस्त बन जाते हैं। वो भी इतने बढ़िया कि उनके साथ ही अब ये लोग दारू पार्टी करते थे। तो एक रात सब अपना ऐसी पार्टी करके सो रहे थे और खूब पी रखी थी सबने। लेकिन इन तीनों को अभी भी चुल मच रही थी। इनको वो पुराने प्रिंसिपल के रूम में जो बोतल रखी थी वो चखनी थी। ये लोग देखे कि केयर टेकर भी सो रहा था तो ये चुपके से उसकी चाबी ले लिए और रूम खोलकर अंदर चले गए। फिर देखे कि अरे प्रिंसिपल का रूम तो लग ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर लड़के लोग रहते होंगे। दीवारों पर फ्रेंडशिप वाले कोटेशन लिखी थी। अब वो सोचे कि यार दारू कहाँ रखी है, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। तभी वो क्या देखे कि बेड के नीचे कब्र थी और ये लोग भाई पी रखे थे, फुल नशे में थे। और नशे में लोग क्या करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। कहते हैं अच्छा तो दारू यहाँ नीचे छुपा रखी है, ये देखो मार्क भी कर रखा है। लेकिन अभी कोई तीन नहीं चढ़ी थी, वो होश में था। कहता कि अरे वो उस दिन क्रॉस फेंका था ना ऊपर से, यहाँ घुस गया वो। चलो यार यहाँ कुछ नहीं है, चलते हैं यहाँ से। लेकिन वो दोनों अड़ गए, हम तो यहाँ खोद के ही मानेंगे, हमें दारू चाहिए। और खुदाई में लग गए, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, नॉन स्टॉप खोदे जा रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा। लेकिन फिर भी लगे हुए नशे में जो है। लेकिन तभी एक पॉइंट पर रफी रुक गया क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसका नशा भी उतर गया। वो बस चुपचाप उन दोनों की तरफ देखा। फिर ये दोनों आगे आकर देखे तो इनकी भी हालत खराब हो गई क्योंकि वहां पर एक कंकाल था। रफी बोलता कि भाई मतलब वो कब्रिस्तान हॉन्टेड नहीं है बल्कि हमारा हॉस्टल ही हॉन्टेड है। अज्जू कहता है भाई ये कंकाल किसका होगा। अभी कहता है क्या है किसका है वो सब छोड़ो, अब इसको बंद करो और निकलो यहाँ से। फिर वो लोग पहले जैसे उसको दबा दिए और रूम बंद करके वापस वहां से अपने रूम में आ गए। और तीनों अभी भी शौक में थे, बातें कर रहे थे कि यार हमारे हॉस्टल में तो खून हुआ है और लाश को रूम में गाड़ रखा है, आखिर किसकी लाश है ये, क्या हमें पता लगाना चाहिए। तब इतने में वो खराब पंखा अपने आप चालू हो गया। ये लोग चौंक गए कि ये पंखा अपने आप कैसे चल गया। और तभी खिड़कियां भी बजने लगी जिससे वो डर गए कि यार ये सब क्या हो रहा है। फिर अगले दिन कॉलेज में भी वो यही सोच रहे थे। रफी कहता है कि यार वो सब क्या था, वो पंखा अपने आप कैसे चला। और तभी टीचर फिर उसको बोलते हुए देख लिया। फिर उसको बोर्ड पर बुला लिया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, और नहीं कर पाए तो आज बेटा तुम चलोगे प्रिंसिपल के पास। अब रफी तो चौक लेकर बोर्ड के सामने खड़ा हो गया कि क्या लिखूं, उसे थोड़े ना आता था। लेकिन तभी अचानक उसका हाथ अपने आप ही चलने लगा और उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सारे स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान रह गए। टीचर भी उससे खुश हो गया कि वेरी गुड। फिर जब वो वापस आया तो अभी अज्जू से पूछ रहे थे कि अभी ये तूने कैसे किया। कहता है कि यार अंदर से कुछ एनर्जी फील हुई और फिर अपने आप हो गया। उनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या था। फिर क्लास के बाद ये लोग बाहर आए तो वही टीचर मिल गई और क्या बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, जो असाइनमेंट पूरा करके टाइम पर सबमिट कर दिया, अब तुम्हारे इंटरनल मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तीनों फिर चौंके कि हैं, हमने तो असाइनमेंट किया ही नहीं। रफी पूछता है कि मैम आपको असाइनमेंट मिल गया। वो बोले कि हाँ तुमने स्टाफ रूम के डेस्क पर छोड़ दिया था ना, मुझे मिल गया था। लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं होता, वो सोचते हैं किसी और का होगा, हमारा हो ही नहीं सकता। फिर ये जाकर चेक किए तो वाकई में वो उनकी फाइल थी और उसमें प्रॉपर असाइनमेंट लिखा हुआ था। तब इनको समझ में आया कि ये सब वो रूम वाला भूत कर रहा है और रूम में फ्रेंडशिप वाले कोटेशन लिखे थे, मतलब वो फ्रेंडली भूत है, तभी हमारी हेल्प कर रहा है, वो हमारा दोस्त बन गया है। लेकिन अभी वो ये बात नहीं पच रही थी कि यार ये सब क्या बोल रहे हो, ये भूत हमारा दोस्त बन गया है और हमारी हेल्प कर रहा है। तो दोनों ऑफेंड हो गए कि भाई भूत बोल के इंसल्ट मत करो उसकी, अरे वो अपना ब्रो है, पॉजिटिव एनर्जी बोल। तो अभी कहता है अच्छा चलो अभी टेस्ट कर लेते हैं, अभी दारू खत्म हो गई है, अपने ब्रो से बोल के दारू मंगा, बोल अपने ब्रो से कि इस खाली ग्लास में दारू भर दे। जिस पर अभी कहता है कि ब्रो जो ये कह रहा है वो कर दो और उस गधे को दिखा दो अपनी पावर और दोस्ती। तो पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही ग्लास में अपने आप दारू आ जाती है। मतलब भूत है कि जिन है, विश भी पूरी कर रहा है। फिर अगले दिन जब ये लोग कॉलेज से वापस आते हैं तो क्या देखे कि इनके कपड़े धो धा कर प्रॉपर आयरन होकर हैंगर पर लगे हुए थे और ये भी भूत ने किया था। तो ये बहुत खुश हो गए कि यार अपने हाथ तो बहुत सही चीज लग गई, अब तो कॉलेज में हमारा रौला होगा, हीरो होंगे हम इस कॉलेज के। और ऐसा होता भी है, हर फील्ड में अब ये सबसे आगे निकलने लगे, चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स। इनफैक्ट वो जो टपोरी लड़के लड़कियों को छेड़ते थे उनको भी ये लोग एक दिन पीट दिए, एक एक घूसे में उड़ा दिया उनको। और पावर इनको मिल रही थी भूत से, मतलब कोई मिल गया कि जादू की तरह वो इनकी हेल्प कर रहा था।
कॉलेज के सबसे नाकारा और डरपोक लड़के, जिन्हें सब थ्री इडियट्स भी बुलाते थे, एकदम से कॉलेज के हीरो बन गए थे। तीनों अपनी लाइफ को अब खूब एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन अभी कहता कि यार ब्रो ने हमारे लिए इतना किया है, हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। अज्जू कहता कि भाई ब्रो को क्या चाहिए था, दोस्ती। हम लोगों के रूप में उसको नए दोस्त मिल गए, तो हमारे साथ वो भी खुश होगा, है ना ब्रो? खुश हो ना तुम? जिस पर भूत फिर से खिड़कियां बजा देता है, और इसका मतलब ये लोग समझते हैं कि वो कह रहा है कि हाँ वो भी खुश है। लेकिन बाहर वो कब्रिस्तान वाला कुत्ता बहुत परेशान था और हॉस्टल की तरफ देखकर लगातार भौंक रहा था। फिर अगले दिन से तीनों के साथ सब उल्टा होने लगता है। सबसे पहले तो इनका पंखा बंद होता है, फिर देखा कि जो अभी है वो गायब है। उसको पूरे हॉस्टल में छान मारे, लेकिन वो नहीं मिला। अब वो सोचे कि दुकान पर तो नहीं चला गया। फिर उसे बाहर देखने जा रहे थे कि तब रास्ते में वो क्या देखे कि वो कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर सो रहा है। तो ये लोग उसको उठाकर पूछे कि भाई यहाँ क्यों सो रहा है? तो ये उठकर कहता कि अरे मैं यहाँ कैसे आ गया, उसे कुछ याद ही नहीं था। फिर लोग हॉस्टल पहुंचे तो पता चला कि इनके असाइनमेंट्स में आग लग गई थी, सब उसे बुझा रहे थे। इसके बाद तीनों मैथ्स में खाते खाते ये बातें कर रहे थे कि यार हमारे साथ ये क्या हो रहा है, कहीं ब्रो हमसे गुस्सा तो नहीं हो गया। तभी अचानक धड़ाम करके पंखा गिरा सीधा इनके टेबल पर। ये लोग समझ गए कि भूत नहीं किया है और अब ये लोग डर जाते हैं। अब ये तीनों भूत से बात करते हैं, कहते हैं कि ब्रो तुमने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तुम चले जाओ ब्रो, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, हमें शांति से रहने दो। जिस पर भूत ने रवि पर अटैक कर दिया। वो ऊपर उठकर दीवार से लग जाता है और उसका दम घुटने लगता है। ये देख अज्जू और अभी बहुत डर जाते हैं और भूत से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज 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 ब्रो हमारे दोस्त को छोड़ दो, उसे जाने दो ब्रो प्लीज। फिर भूत रवि को छोड़ देता है और फिर रवि कहता है कि यार हमने खुद से ही मान लिया था कि ब्रो को बस हमारी दोस्ती चाहिए, हमने उसे जानने की कोशिश ही नहीं करी कि उसको क्या चाहिए, वो हमसे कोई हेल्प चाहता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ब्रो आखिर है कौन, और इसका पता उसी रूम से चलेगा। बस फिर क्या था, तीनों उसी रूम में जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो वहाँ पर उन्हें एक पेपर मिलता है जिससे कि उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर लास्ट 2015 तक कोई रहता था। इसके बाद फिर रवि केयर टेकर से जाकर पूछता है कि 2015 के टाइम में हमारे हॉस्टल में से कोई लड़का गायब हुआ था क्या? केयर टेकर कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो 2018 में ज्वाइन किया था। इससे पहले वाला केयर टेकर है कृष्णन, उसको पता होगा। फिर उस पुराने केयर टेकर कृष्णन के घर जाते हैं और वो इनको बताता है कि 2015 में एक लड़का गायब हुआ था मनु नाम का, और वो उसी एक्स प्रिंसिपल वाले रूम में रहता था। उसके साथ प्रिंसिपल का बेटा पॉल और वार्डन का बेटा निखिल रहता था। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो लोग पूछते हैं लेकिन मनु के साथ हुआ क्या था, वो कैसे गायब हुआ? तो कृष्णन ने बताया कि मनु एक लड़की से प्यार करता था और उसकी वजह से उनमें कुछ झगड़ा हुआ था। इसके बाद मनु अचानक कहीं गायब हो गया। सबने कहा कि उसका दिल टूट गया था और डिप्रेशन में यहाँ से चला गया। मुझे बस इतना ही पता है। इसके बाद अभी लोग जाते हैं पॉल के घर, लेकिन वहाँ पर उसके पिता मिलते हैं, वही पुराने प्रिंसिपल। ये उनसे पॉल के बारे में पूछते हैं तो वो बताया कि पॉल तो अब यूके में रहता है, और फिर बोल दे कि मुझे अभी कुछ काम है तो एक्सक्यूज मी। फिर वो लोग जाने लगे और उनके जाते ही वो किसी को कॉल कर रहे थे। इधर ये लोग अब निखिल के घर जाते हैं, लेकिन वो भी घर पर नहीं मिलता। उसके डैड मिलते हैं, पुराने वार्डन, और वो बताते हैं कि निखिल अब यहाँ पर नहीं रहता, वो बेंगलोर में रहता है। फिर वो लोग चले गए और उनके जाते ही ये भी तुरंत किसी को कॉल करने लगता है। और अब ये लोग लास्ट में जाते हैं मनु के घर। वहाँ पर उसकी माँ और उसकी बहन थी। मनु की माँ बताती है कि उस टाइम मनु की बहन की शादी होने वाली थी। उसी समय किसी लड़की को लेकर मनु और उसके दोस्त दारू पीकर झगड़ा किए थे, शादी में बहुत हंगामा किए थे, जिस पर मनु की माँ ने बाद में उसको खूब डांटा था, उस पर हाथ भी उठाया था। उसके बाद ही मनु घर छोड़कर चला गया और फिर इन्होंने उसे कभी नहीं देखा। इस चक्कर में उसकी बहन की शादी भी टूट गई। लड़के वाले ये बोलकर शादी तोड़ दिए कि शराबी और झगड़ालू लड़के की बहन से हम अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। और इन सब बातों से अब इनको समझ में आता है कि असल में मनु गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो मर चुका है, और ये जो स्पिरिट है वो मनु की है, वो मनु है। जिस पर फिर से खिड़कियां बजने लगती हैं। अज्जू कहता है यार देखो अब तो मनु ने भी कंफर्म कर दिया, मतलब कि हम सही हैं, ये मनु है। और अब तक जो भी इनको पता लगा था उन्होंने इससे पूरी कहानी बना ली, जिसके अकॉर्डिंग मनु, पॉल और निखिल तीनों इसी रूम में रहते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मनु जिस लड़की से प्यार करता था शायद पॉल भी उसको चाहता था, और इसी के चलते शादी में मनु और पॉल के बीच झगड़ा हुआ होगा, जिससे मनु की बहन की शादी टूट गई, जिसके लिए मनु को अपनी माँ से डांट पड़ी, मार भी खाया। और फिर मनु बहुत निराश और गुस्से में घर से निकला। मनु गुस्से में हॉस्टल गया, जहाँ पर उनमें हाथापाई तक हो गई, और उसी दौरान पॉल और निखिल के हाथों मनु का खून हो गया। अब एक प्रिंसिपल का बेटा है तो दूसरा वार्डन का, तो ये दोनों मिलकर अपने बच्चों को बचाने के लिए सब छुपा दिए। मनु की लाश को वही रूम में गाड़ कर रूम को सील करवा दिए और अपने बच्चों को तुरंत बाहर भेज दिए। तो कुल मिलाकर ये सीन था।
अब ये सब कुछ अभी जाकर लड़कियों को भी बता देता है, जिस पर लड़कियां इसको सजेस्ट करती हैं कि एक बार तुम फादर से भी बात करके देख लो कि वो क्या कहते हैं। इसको लगा कि बात तो सही है। फिर वो फादर से मिलने चला जाता है और उनको भी सारी कहानी बता देता है। फादर बताते हैं कि उस आत्मा ने तुम्हारी हेल्प इसलिए की है ताकि बदले में तुम भी उसकी हेल्प करो, उसकी जो भी विश है तुम वो पूरी कर दो। इसके बाद अभी अब वो सब इन दोनों को भी बता देता है। अब ये लोग सोचते हैं कि यार मनु को क्या चाहिए होगा, बदला या अपनी बहन की शादी। तो ये सोचते हैं कि यार मनु तो फ्रेंडशिप को वैल्यू देने वाला बंदा लगता है, तो बदला तो उसे नहीं चाहिए होगा, तो मतलब बहन की शादी। और तभी खिड़कियां फिर से बजती हैं। इसका मतलब कि मनु हाँ कह रहा है, वो भी यही चाहता है, लेकिन अब शादी के लिए पैसे कहाँ से लाए। तो ये लोग अपनी अपनी जेब से बात करते हैं और वो इनको सजेस्ट करती है कि अपनी प्रॉब्लम सबको बताते हैं और सबसे चंदा कलेक्ट करते हैं। फिर ये लोग बॉयज हॉस्टल में बात करते हैं और लड़कियां अपने गर्ल्स हॉस्टल में बात करती हैं और दोनों तरफ से लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब जाकर जैसे तैसे ये लोग मनु की बहन की शादी करवाते हैं और अब सारे लोग बहुत खुश थे कि सब अच्छे से हो गया। मनु की आत्मा को भी अब शांति मिल जाएगी। लेकिन तभी पता नहीं कहां से अचानक मनु प्रकट हो गया, वो भी जिंदा, क्योंकि वो मरा ही नहीं था, वो बस ऐसे ही गुस्से में चला गया था। और अब बहन की शादी का पता चला तो अटेंड करने आ गया। मनु की माँ तो उसे जिंदा देखकर खुशी से फूलने से मारी थी, लेकिन उन तीनों के चेहरों से हवाइयां उड़ गई, क्योंकि इनकी तो सारी मेहनत खराब हो गई। मनु के भूत से पीछा छुड़ाने के लिए वो इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किए, उसकी बहन की शादी करवा दी है, लेकिन वो तो जिंदा है। चलो ठीक है, किसी लड़की का घर बस गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो भूत किसका है। और अभी तो सबसे ज्यादा पैनिक कर रहा था, क्योंकि फादर की पूरी बात सिर्फ इसको पता थी और वो इनको पूरी बात बताता है कि फादर ने कहा था कि तुम लोग उस आत्मा की विश पूरी कर दो तो ठीक, नहीं तो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इससे भी बुरा तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब ये सुनकर वो दोनों भी डर जाते हैं, कहते भाई अब क्या करें। अभी कहता है कि यार फादर ने कहा था कि हेल्प चाहिए होगी तो बताना। उनको बुलाते हैं। रफी कहता ठीक है भाई, फादर को बुला ले और जरा पैक बना दे यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर अभी तीनों के ही लिए पैक बनाकर लाता है, लेकिन तभी वो नोटिस किए कि तीनों के ग्लास में से बाल निकलता है, वो भी लंबा, मतलब किसी लड़की का। तब जाकर इनको समझ आता है कि जिस भूत को ये लोग ब्रो ब्रो कर रहे थे वो ब्रो नहीं सिस है, और उसका नाम मनु नहीं अनु है। और अब लास्ट में फिल्म का सबसे डरावना सीन आता है। हॉस्टल की छत पर अनु का भूत दिखाई देता है, लेकिन वो सबको दिखाई नहीं देती, उसे सिर्फ वो कुत्ता देख पा रहा था और इसीलिए वो हॉस्टल की तरफ देखकर भौंकता रहता था। अब क्योंकि तीनों को समझ आ गया कि वो कोई अनु है, तो वो लोग उसे सॉरी बोलते हैं कि अनु सिस, हमसे समझने में गलती हो गई, हमें बस एक मौका और दीजिए, आप जो चाहती हैं हम वही कर देंगे। तब अनु शांत होती है, उनके लिए पंखा फिर से ऑन हो जाता है और तीनों अनु से प्रॉमिस करते हैं कि अब वो उसको अच्छे से समझेंगे और उसकी जो इच्छा है वो पूरी कर देंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। लेकिन अब आप सोचे होंगे कि यार ये क्या, कहानी तो अधूरी रह गई, क्योंकि इन्होंने इतना ही बनाया था। ये इसका पहला पार्ट था और अभी इसका सीक्वल भी आना है, जिसमें कि हमें अनु की कहानी पता चलेगी कि उसके साथ क्या हुआ था, और अब ये देखना है कि कैसे ये लोग उसकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।